अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास। सबसे पहले टर्म टेस्ट 2 की तरफ आते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑरेंजेस लिमिटेड पेंडिंग था डिस्कशन से। क्वेश्चन मैंने देखा है, डिस्कशन लायक निकला कोई नहीं। क्वेश्चन में से कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी तो वही इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, बैलेंस शीट बनानी थी, नोट बनाना था, 2 नोट्स बनाने थे। ठीक है, कितने बच्चों ने वैसे इसको पेपर में अटेम्प्ट किया था? अच्छा, चलें अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों ने आज इसको फिर अटेम्प्ट करना है, कल फिर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जैसे जालिब इंडस्ट्रीज़ का सोल्यूशन मिला था। लेकिन जालिब इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रेच्युटी की बात वैसे डिस्कशन से रहती है, तो मुझे अभी याद करवाना। इसकी डिस्कशन के बाद वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा बात ग्रेच्युटी वाली। ठीक है, अच्छा जी। ऑरेंजेस लिमिटेड इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। द फॉलोइंग ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन हैव बीन प्रेजेंटेड टू यू टुगेदर विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट हैज नॉट येट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन देयरऑफ। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो बन चुकी है, लेकिन सब कुछ हो चुका है, लेकिन एज यूजुअल कुछ गड़बड़े होंगी जो ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी हो चुकी होंगी, तो इसीलिए करंट ईयर को भी सही कर रहे होंगे हम, जब हमने सवाल किया होगा टेस्ट में। ठीक है ना जी। ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, 2003 में हम खड़े हैं, 3 और 2 का प्रॉफिट गिवन है। और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में 3, 2 और 1 3 साल की बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें पीपीई में मशीनरी और इक्विपमेंट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी नज़र आ रही हैं, जिसमें जिस साल की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए होती हैं वो हमें गिवन है। याद है ना? अगर हम 3 के साल में खड़े हैं तो 3 और 2 चेंज इन इक्विटी 3 और 2 की बनती थी, और 2 का ओपनिंग जो है वो 1 का क्लोजिंग बनता होता है। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते होते थे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है, तो ये हमें गिवन था सवाल के अंदर, आसान सवाल था। ड्यूरिंग X3 हमारे साल में कंपनी चेंज्ड द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इट्स मशीनरी फ्रॉम 5,000 टू 10,000। ये एक ही काफ़ी था। रेजिडुअल वैल्यू के बदलने से डेप्रीसिएशन बदल जाती है, ये एक ही काफ़ी था। बट और भी उसने क्या किया, एंड चेंज द टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी फ्रॉम 10 टू 15। टोटल 15। ठीक है जी। द मशीनरी हैड all been purchased on X0 at a cost of 250. Depreciation is provided on straight line method. अब X3 के दौरान ये काम हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे ना 1 जनवरी X3 पे होना है ये। ठीक है ना? अब X0 में खरीदा था इसको, यूं कह लूं 2000 में खरीदा था, तो 2000, 2001 और 2002 ये 3 साल इस्तेमाल। बेटा दूसरी रो के अंदर फीमेल स्टूडेंट प्लीज चुप करके बैठे, मुसलसल बोल रहे हैं आप बेटा जी। 1 जनवरी X0 2000। भाई साहब बैठ भी जाओ यार, बैठ जाओ, क्या मसला है यार? जी, 1 जनवरी 2000 में ये मशीन हमने खरीदी है, तो 2000, 2001 और 2002 ये 3 साल डेप्रीशिएट हो चुकी थी, ये कॉस्ट है। ठीक है, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन पे प्रोवाइड करते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 जनवरी पर कॉस्ट थी 250, 31 दिसंबर 2000 डेप्रीसिएशन 250 का 10। ये पुराना एस्टीमेट था। रेजिडुअल वैल्यू भी है, सॉरी जी, रेजिडुअल वैल्यू है, तो 250 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 जी, 20। बुक वैल्यू जो भी हो, डेप्रीसिएशन 24.5। बुक वैल्यू वहां बताओ भाई, X0 पर बुक वैल्यू कितनी थी? 225.5, फिर 201.5, ये है X1 201, 31 दिसंबर X1। ठीक है जी, और 31 दिसंबर X1 की बुक वैल्यू है 201, लेकिन एक और साल ले लो इसको,
डेप्रीसिएशन 24.5, जी बोलें 176.5, ये है बुक वैल्यू x0 की, या इसको आप यकम जनवरी x3 भी कह सकते हैं, जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मामला आपको पता है इस टॉपिक के अंदर ये होता था कि इस साल की भी गलत डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज कर दी हुई होती है, क्योंकि देखो ना इनकम स्टेटमेंट बन चुकी, बैलेंस शीट बन चुकी, सारा कुछ तो बन चुका हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई होगी। और पहली लाइन में वो इस तरह से करते थे सारी एडजस्टमेंट्स, पहली लाइन में वो ये कहकर आ रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन गिवन है विच हैज नॉट येट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रेपरेशन देयर ऑफ। ठीक है जी, तो ये नीचे वाले कामों को नहीं उन्होंने अकाउंट फॉर किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब नई वाली डेप्रिसिएशन तो उन्होंने नहीं निकाली हुई, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं तो मतलब पुराने एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाली हुई होगी। ठीक है ना, तो फिर हम इस साल के अंदर एक वर्किंग किया करते थे, चलो वर्किंग 1 तो हमारी एंट्रीज वाली होगी, वर्किंग 2, ठीक है, इसमें हम कहते थे डेप्रिसिएशन विद न्यू एस, चलो अब न्यू की बात पहले है, न्यू एस्टीमेट जी 176.5 बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और माइनस रिवाइज्ड रेजुअल वैल्यू कितनी है 10 ओवर रिमेनिंग लाइफ। अब सवाल में उसने कहा था कि 10 साल टोटल लाइफ से बदल के 15 साल टोटल लाइफ कर दी है हमने। ठीक है जी, 10 साल से बदल के 15 साल, लेकिन टोटल लाइफ तो रिमेनिंग हमने निकालनी थी, 15 में से 3 गुजर गए तो रिमेनिंग 12, तो डिवाइडेड बाय 12 जी 13.875 डेप्रिसिएशन ये न्यू एस्टीमेट के हिसाब से बनती थी, इसको मैं कहता हूं ये ओरिजिनल है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया हुआ है, उन्होंने डेप्रिसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट, वो ऊपर वाली ही डेप्रिसिएशन निकाल ली, यानी 24.5 ही निकल गई। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हो गई, एक्सेस डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड, चार्ज तो हो गई है ना, टू बी रिवर्स कितनी 10.625। तो इसकी रिवर्सल की एंट्री क्या होती है, एक्यूमुलेशन की बजाय एसेट को ही बता दो, कौन सा एसेट है, कौन सा एसेट है, मशीनरी है, तो मशीनरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी 10.625। कितने बच्चों ने ऐसे ही कर लिया था, और यार फिगर्स यही आ गई हैं, बस मुझे नहीं इससे परवाह के कैसे निकाला आपने, 10.625 आया तो दैट्स इट, बस वो फिगर चाहिए थी, एंट्री सही कर रहे हो बस ये चाहिए था, बैलेंस शीट में मशीन में इसको ऐड करना था, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और जो है वो इस 10.625 को एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना था, ये आपने सही किया, तो वर्किंग जैसे मर्जी की आपने मेरी बला। ठीक है जी, वर्किंग ने एडजस्टमेंट सही लिख दी है, बस उसकी वर्किंग किसी भी तरह से की हुई हो बस उसके नंबर है, डायरेक्ट थोड़े लिख सकते हो, वर्किंग प्रेजेंट कर देते हो, मार्किंग स्कीम देख लेना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है जी आगे, इक्विपमेंट में कहता है जी, इक्विपमेंट में छोटा सा सवाल था वैसे, देखने में बड़ा था बस। ठीक है, इक्विपमेंट में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग 2003 इट वॉज, पता लगा दैट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड ऑन यकम जुलाई X1 had been incorrectly debited to equipment। अच्छा, मतलब वो एंट्री होती है ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, या चलो कैश कर लो आपको जी, अब तो कैश, अब क्या आप डेटर आप कह रहे हैं, ठीक है जी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, पता नहीं कितनी अमाउंट होगी उसकी तो बात ही नहीं हो रही, ये तो कह रहा है कॉस्ट कितनी थी इसकी, इस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी 300, इस जो एंट्री होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 300 से। ठीक है ना, अब आप कहोगे जी नहीं ये तो परचेज इन्वेंट्री, और छोड़ो यार इसकी तो लड़ाई नहीं है, हम कह रहे हैं कि ओरिजिनली इसको 300 को कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन गलती से ये 300 डेबिट हो गया इक्विपमेंट में, क्रेडिट की तो लड़ाई कोई नहीं है यहाँ पे, वो इन्वेंट्री लिखो, वो जो मर्जी लिखो, मुझे इससे क्या, मेरा मसला तो ये था कि वो उसने कहा है कि जी गलती से वो जो सेल हुई है ना, सेल हुई है आइटम, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट होनी चाहिए थी कॉस्ट 300 की, गलती से कहां डेबिट हो गई है इक्विपमेंट।
ठीक है। अब मामला क्या था, मामला किसी एक साल का नहीं था, ये किस साल के अंदर गलती हुई है, 2000, ये देखो ये कितने गया, ये 1 जुलाई 2001, ठीक है। तो 1 जुलाई 2001 में खैर से ये गलती हो गई हमसे। अब हम खड़े हैं इस वक्त 2003 में। तो 2001 के अंदर आप कहोगे ओहो इक्विपमेंट को डेबिट कर गए, करना चाहिए था कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट, तो गलत डेबिट हो गया। सही करने के लिए इक्विपमेंट कर दोगे क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल जो डेबिट नहीं हुआ उसको कर दोगे डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट 300 से। लेकिन मसला डेप्रिसिएशन का आ जाएगा। फिक्स एसेट के अंदर गलती हुई है तो डेप्रिसिएशन की गलती तो फिर पक्की साथ ही हो जाती है, ठीक है। ठीक है, बड़ा मसला है ये, ठीक है। तो गलती से जो एसेट को डेबिट कर गए तो उस एसेट को फिर डेप्रिशिएट भी किया होगा जब एसेट अकाउंट के अंदर उसको कैपिटलाइज कर दिया तो, ठीक है। वो कहता है जी कहाँ, कंपनी डेप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 10% पर एनम टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस अ पोर्शन फॉर पार्ट ऑफ अ ईयर वेयर अप्रोप्रिएट। वही मंथली करना है, अंग्रेजियां मुश्किल मारी हुई थी। तो इक्विपमेंट क्या हो रहा है, कम क्रेडिट हो रहा है, तो डेप्शन को भी क्या कर लो, कम। डेप्शन कम करने की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, तो फिर इंपैक्ट दूसरा इक्विपमेंट को डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। 300 इंटू 10% भाई 30 तो आता है, लेकिन ये गलती हुई है यकम, किधर गया ये, 1 जुलाई 2001 पे ये गलती हुई है, ठीक है। मैं भी तो कह रहा हूं, पढ़ते हुए तो गया था। तो 1 जुलाई 2001 पे ये गलती हुई है, तो इसलिए 6/12, 31 दिसंबर ईयर एंड है ना, 6/12, 15 और 15, ठीक है जी, सही हो गया ये। अच्छा अब ये बताओ, ये इक्विपमेंट की गलती हर साल करते रहे होंगे? इक्विपमेंट की गलती बेटा हर साल नहीं करते रहे होंगे, डेप्रीसिएशन की गलती हर साल होगी, ठीक है। अगले साल फिर इक्विपमेंट डेबिट, डेप्रीसिएशन क्रेडिट, लेकिन पूरा साल ले लेना है। अब फिर तीसरे साल में भी जब पता चला तो ये काम तो पहले डेप्शन वगैरह तो सब कैलकुलेट हो चुकी है, तो 30 और 30 इस साल भी आ गया, ठीक है ना। अब आपने फ्रैक्शन नहीं लगाना था, ठीक है। ये तो हो गया आपका खैर से ये इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट नंबर लिखी हुई है, चलो ये हर एक की अलग अलग ही है जी खैर से। तो ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट वाली हेडिंग जो है, ठीक है, इसको वर्किंग 1 कह लो, तो ये वर्किंग 2 का भी इंपैक्ट आप इधर डाल दो ना, ये दिखी हुई जो मशीनरी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, मशीनरी डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, वर्किंग 2 में ये जो करके आए हो 10.625, ठीक है जी। ये आपका टोटल सवाल था बस। वो कहता है, सुनो अंग्रेजी, इक्विपमेंट, मैं बीच में पढ़ा ही नहीं उसको, सॉरी, पढ़ लेते हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं था ना। पहला पॉइंट हो गया, तीसरा भी हो गया। दूसरे में कहता है द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वॉज अदरवाइज 12 लाख एंड हैविंग बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी X1। वो बाकी के बारे में कह रहा है कि इसके अलावा, अदरवाइज इसके अलावा वाला इक्विपमेंट जो है वो 12 लाख का है और वो खरीदा हुआ है 1 जनवरी X1 पे, तो क्या करें उसका। ऊपर बैलेंस भी तो दिया हुआ था ना मेरे चांद, ये बुक वैल्यू दी तो हुई थी मशीनरी की, इक्विपमेंट है, मशीनरी जो गलती हुई है इक्विपमेंट की, ये बुक वैल्यू हमें गिवन तो है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह लेस हुई पड़ी है, ठीक है। वो कह रहा है कि जी इक्विपमेंट 12 लाख का हमने खरीदा था, आप कहोगे जी ये 1365 फिर कैसे हो गया, तो भाई पता नहीं, अब वो 300 की वजह से हो गया या जिस वजह से भी हो गया, ठीक है। 300 तो सिर्फ 3 लाख ही बनता है ना, ठीक है। उस 3 लाख से वो 12 लाख से 15 पे चला गया होगा, फिर डेप्शन हुई होगी, फिर अगले साल 12-15 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया। अभी हमें इससे क्या, हमने तो उसको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आप तो सिंपली इस बुक वैल्यू पर, सवाल ने दे दी थी ना कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू, तो आपने इस बुक वैल्यू के ऊपर ही प्लस माइनस करते जाना था सुकून से। ये आपने कहना था गलत गिवन है,
2001 का गलत गिवन है 1365। 1365 में आपने क्या करना था, -300 + 15। फिर अगले साल -300 + 15 पहले करना था और फिर 30 प्लस करना था। फिर -300 + 15 + 30 पहले करना था और फिर +30 एक और करना था। ठीक है, जबानी कर रहा हूं, सोल्यूशन दूंगा ना, कल ट्राई करोगे तो। ठीक है, सोल्यूशन ये देखो मौजूद है सोल्यूशन। पता नहीं हर सब कुछ बंद कर गया था, अच्छा सोल्यूशन वैसे मौजूद है। ठीक है, वो सोल्यूशन आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद अदर जनरल इंफॉर्मेशन क्या है जी, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स वर 1 मिलियन। और भाई रिपीट हो गई है ये बात, परेशान करने के लिए नीचे फिर लिख दिया गया था, कोई मसला नहीं, ऊपर भी यही बात ही लिखी हुई है। देयर वॉज नो डिविडेंड डिक्लेरेशन और ट्रांसफर टू और फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स ड्यूरिंग X23। देयर वॉज नो अदर मूवमेंट इन पीपी अदर देन जो ऊपर बताई हुई। ऑल अमाउंट्स कंसिडर मटीरियल। ठीक है, तो इसका मतलब कोई गलती हो तो उसको सही करना जरूरी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट थी कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ, रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बनाओ, फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, लेकिन कंपैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड ना भी लिखते तो आपको पता है कि 31 दिसंबर X3 में खड़े हो तो इनकम स्टेटमेंट 3 और 2 की बनाओगे, चेंजेस इन इक्विटी 3 और 2 की बनाओगे, बैलेंस शीट 3, 2 और 1 की बनाओगे। ये कहे ना कहे IAS 8 के अंदर हम ये काम करते हैं। फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का नोट बहुत आसान होता है और करेक्शन ऑफ एरर नोट है, इसके अंदर 3 को प्रेजेंट नहीं करते थे। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ 2 की और बैलेंस शीट 2 और 1 की। याद आई बातें, याद माजी आप तो नहीं है ना। ये जर्नल एंट्रीज वाली रिक्वायरमेंट जो है भाई साहब कह रहे हैं ये तो समझा दें। अब क्या समझाना यार इसको, अब इसको क्या समझाना, ये जबानी समझो, जबानी 1 और 2 कंसोलिडेटेड एंट्री करनी थी और 3 की कॉपी पेस्ट, और 1 और 2 के अंदर आपने ये करना था भाई जबानी ठीक है, क्योंकि आपने करना है इक्विपमेंट 300 से क्रेडिट करना है, फिर डेबिट 15 से और डेबिट 30 से, और इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स को छोड़ दें। तो 300 से इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है और 45 से डेबिट हो रहा है, तो नेट में 255 से हो रहा है क्रेडिट। तो पहली एंट्री होनी थी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट 255 से, और दूसरी 2 एंट्रीज कॉपी पेस्ट हो जानी थी। ठीक है, सही है, ये IAS 8 है। अब इससे ऊपर कुछ था नहीं, सारा कुछ ही तो इसके अंदर है। फिर भी एक सवाल करना है, मेरे दिल में आ रही है, वो मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सवाल देखूंगा, FAR 2 के अंदर पड़ा है। उसके अंदर मसला ये है कि उसके अंदर जो है ना, एक तो लीज का भी बीच में तड़का लगा हुआ है, दूसरा टैक्स भी है, तो वो मैं ज़रा देख लूंगा, साफ सुथरा कर लूंगा उन दोनों चीज़ों से। सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है, उसको देख लेंगे। ठीक है, IAS 8 में कोई मसला होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा जी, इसको कीजिएगा आप कल, इसका सोल्यूशन साकिब भाई सुबह से लेके शाम तक सारी क्लासों में दे देना है। ठीक है, क्योंकि ये सुबह वाले बच्चों ने भी ये डिस्कशन को सुन लेना। ठीक है, बस इसमें 2-3 MCQ में मसला है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कर लें ताकि ये MCQ से भी जान छूटे, कैश फ्लो भी खत्म हो। हाँ, एक छोटी सी चीज़ कैश फ्लो में पेंडिंग है यार, ये जो बातें मैं कहता हूँ मुझे याद आप लोगों ने करानी होती हैं, खासतौर पर रिवीजन क्लास से पहले लिख लिया करो। एक बात जो मैंने आपके पेंडिंग है कैश फ्लो में मेरे एंड पे, वो है आप लोगों को मैंने वो प्रूव करना था कि बैड डेट को इग्नोर करके प्रोविजन को नेट करके कैसे कैश फ्लो सही हो जाती है, और वो आप लोगों ने मुझे याद कराना है। ठीक है ना, तो कल की क्लास से पहले करा देना। ठीक है, और भी छोटी मोटी चीज़ें ना आप टॉपिक वाइज लिखने देखो प्लीज़। अब जो है ना, बस देखो EPS में भी मैंने ना, EPS का भी मेन काम समझो हो ही गया है। कल हमने राइट इशू करके उसके बाद एक दिन तो ये चीज़ें जो है ना, इस वक्त आपने ज़्यादा फोकस जिन पे रखना है वो ये कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया, बस ये चीज़ आप ये सवाल पूछते रहना है आपने। ठीक है, ये कोई रह तो नहीं, तो सुनो, हाँ ग्रेचुटी की बात अभी करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने ना ये इस तरह से टॉपिक वाइज चीज़ों को लिखना है प्लीज़ भाई। जैसे मैंने कह दिया IAS 8 मेरी तरफ से फाइनल है, अब इसको आपने पकड़ लेना है।
आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, अपने सवाल पढ़ो, जो सवाल कराए हैं सिर्फ वो, एडिशनल सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज़ को देखो, थ्योरी को देख लो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है। ऐसा मसला हो तो आपने पूछ लेना है। ऐसे ही मैं अभी कैश फ्लो कहूँगा कि जी मेरी तरफ से ये ओके है, आपने फिर ये 2-3 सोर्सेज को देख लेना है अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। कैश फ्लो के अंदर 2-3 सोर्सेज हैं, एक बार गो थ्रू तो कर लेना थोड़ी हिम्मत करके। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट मौजूद है ना आई कैप की वेबसाइट पे। आई कैप का दावा ये है कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है मैं उससे बाहर नहीं जाऊँगा। तो एक बार तसल्ली कर लो कि कैश फ्लो के टॉपिक में कोई चीज़ भी तकाज़ा बशरियत मुझसे भी रह जाती है तो आपने मुझे बता देना है कि जी ये चीज़ रहती है, ताकि वो घर जाने से पहले पहले डिस्कस हो जाए, ठीक है ना। ओके तो इसी तरह से आपने हर टॉपिक को अब कंक्लूजनरी, ये हर टॉपिक जिसके मैं एमसीक्यू मिसाल होमवर्क में दे देता हूँ, जब मैं टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ तो आपने भी इंश्योर, जैसे अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं IAS 1 करता हूँ, जो चीज़ें रहती हैं मैं उसमें कर लेता हूँ। जब मैं कर लेता हूँ तो फिर आपने भी तसल्ली कर लेंगे कोई चीज़ उसके अंदर रह नहीं गई, ठीक है। ओके चल, कैश फ्लो के एमसीक्यूज कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए? सारे? सारे नहीं, अच्छा। इसके अंदर ना जो करने वाले एमसीक्यूज मैं पहले आपसे पूछे बगैर करूंगा, वो एक तो यहां कहीं होने थे, चलें 2-3 यहां से मैं कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको मैं करना चाहूंगा। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से ही वो बात पहले पढ़ाता हूं आपको, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। अच्छा सुने जी, मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक की, अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रही होती हैं, अब ये इसी तरह से ही चलेगा, इसलिए मैंने कहा था दोनों आपने जो है ना वो अपने पास, ये रिवीजन जो पहले असल में हुआ करती थी आखिरी में 1 दिन या कभी 2 दिन 6-6 7-7 घंटे बुला लिया जाता था, तो वो इस दफ़ा साथ साथ ही कोशिश की है कि होता रहे, और जो कमी बेशी है वो अब ये अगले हम 7-8 दिन जितने 10 दिन जितने भी हैं 5-6-7 तारीख तक, इनके अंदर रोज़ हम यही काम कर रहे हैं जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा तो इसलिए आपने दोनों वॉल्यूम्स अपने पास रखने हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको कैश फ्लो जो करवाई उसके अंदर कैश फ्लो के फॉर्मेट में आपको मैंने इंटरेस्ट और टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे एंड पर माइनस करवाया था, यानी हमारा जो फॉर्मेट होता था, अगर हम वैसे ही बस मोटा सा फॉर्मेट बना लें ज़रा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं चाहे इनडायरेक्ट की बात करूं, आपको पता है कि दोनों के अंदर ही इंटरेस्ट टैक्स वहीं पर ही आते थे, ठीक है ना। चलो मैं फ़िलहाल इनडायरेक्ट बना लेता हूं, ज़्यादा मशहूर, ठीक है जी। तो पीबीटी से स्टार्ट करते थे हम, फिर एडजस्टमेंट्स करते थे फॉर नॉन कैश आइटम्स, कुछ भी नोट नहीं करना आपने, ठीक है जी, बस मज़े मज़े से ये क्लास आपने बैठ के एंजॉय करके लिया करनी है बस, ठीक है। हाँ कोशिश यही होगी कि मैं वो एनपीओ की थ्योरी भी जब कराऊँ ना थोड़ी थोड़ी करके कराऊँ, ताकि आप एंजॉय करके ही क्लास को लेते रहे, ठीक है, मिक्सचर रहे ज़रा जी। उसके बाद आप करते थे एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, ठीक है जी, और नीचे लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। अच्छा जी, आज आपको ना मैं पूरा फॉर्मेट दिखाता हूं ज़रा कैश फ्लो का। फॉर्मेट हमने पूरा ही बनाया था वैसे ही, ज़रा मैं आपको वो अंग्रेज़ी फॉर्मेट दिखाता हूं, ठीक है, जा नहीं रहा ऊपर, आ गया जी। ये सारी अंग्रेजियां अगर लिखी हुई हों, आपकी जान मैंने ना छुड़ाई होती, तो ये इस तरह से लिखी जाती है अंग्रेज़ी। देखें ज़रा, पीबीटी लिखते हैं हम, फिर एडजस्टमेंट्स
जब करते हैं नॉन कैश की, तो एक हेडिंग आती है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब कर लेते हैं तो फिर लिखा हुआ आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके अंदर ये हम तीन चीजें लेस करते हैं, लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, और फिर हम पहुंचते हैं नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन चीजें माइनस होने से पहले हम एक ब्रेक लगाया करते हैं। उस ब्रेक का नाम क्या होता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना। तो ऑपरेशंस से जनरेट होने वाला कैश हम पहले ही ऊपर रख चुके होते हैं। अब उसके बाद एक छोटा सा नीचे पोर्शन ऐड करते हैं जिसमें ये तीन चीजें हम लेस कर देते हैं। तो कोई ये ना समझे कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट इसको बनाया होता, मतलब ऑपरेशंस का पार्ट फिर भी नहीं बनाते, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड पे लिख देते हैं। लेकिन देखो पहले क्या करते हैं, पहले एक फिगर निकाल, ये पर्चे में निकालना जरूरी नहीं, वरना मैं निकलवा देता। ठीक है, बस आपने फॉर्मेट जैसे बनाया बस वैसे ही बस कर लेना, ये अंग्रेजी नहीं लिखनी ऐसी परेशान होने के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन ये एक स्टॉप लगता जरूर है। ठीक है, इस स्टॉप का नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के कैश निकल आए, नीचे हमने तीनों चीजें जो है वो माइनस कर दी, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। ठीक है, अब मसला ये है कि जो इंटरेस्ट पेड है, ये इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है? किसको पे किया जाता है इंटरेस्ट? बैंक को अगेंस्ट लोन जो हमने रिसीव किया हुआ है। अब लोन खुद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसूली तौर पर उसकी जो कॉस्ट पे होती है इंटरेस्ट, उसको भी नजर आना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ऐसे ही डिविडेंड किसको पे किया जाता है? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर से जो पैसा आता है वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसूली तौर पे जो डिविडेंड हम उनको पे करते हैं वो भी कहां नजर आना चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो भाई ऐसे ही है, लेकिन दरअसल ना ये ऑप्शन है। ये क्या है? आप चाहो, किधर गया? अच्छा ये पुराने वाला है जी। मैं कहां पे फॉर्मेट बना रहा था? हाँ, मैं बना रहा था आई कैप की स्टडी टेक्स्ट जी। यहां से हम निकाला करते थे ना एंड पे आके, यहां से कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको ए कह देते थे, ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पे हमारी हेडिंग होती थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। चलो कहीं ये फॉर्मेट इस्तेमाल ही हो जाएगा आगे सवाल में अभी। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। और उसके बाद इनके अपने अपने कैश आते थे, बी, फिर यहाँ पर सी, फिर ये तीनों का नेट होता था ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश फ्लोज। फिर इसमें हम कुछ ऐड करते थे और क्लोजिंग तक पहुंच जाते थे। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आफ्टर किस चीज के? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद माइनस कर दें, या आप चाहें तो इन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी ले जाएं। प्लीज बेटा, थर्ड रो के अंदर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बोलना शुरू किया हुआ है, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करें बेटा। रिक्शा चलाना पड़ सकता है उस्ताद को सताने पे, या लड़कियों को नहीं चलाना पड़ सकता जी। आप चाहें तो डिविडेंड पेड को, आप चाहें तो डिविडेंड पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे आफ्टर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस लिख लें, चाहें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख लें। ये IAS 7 ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड की तरफ से इसकी इजाज़त है। तो डे 1 से ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, हर दफ़ा यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो इनको हम यहीं पर ही लिख कर चलेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आई कैप ने क्या किया है? आई कैप इनमें से एक को है ऑप्शन, दोनों वहां शो करो, दोनों यहां शो करो, कोई एक उधर कर लो एक इधर कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आई कैप ने क्या किया हुआ है जी? आई कैप ने इनमें से एक को यहां पर शो कर दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे, और दूसरे को
शो कर दिया हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके, और उसके ऊपर लॉजिक क्या दी, उसने लॉजिक ये दी है कि जी पहले उसने लिखा है कि स्टैंडर्ड इजाजत देता है दोनों तरह से कर लो, लेकिन साथ ही उसने ये लिखा कि ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड है IS 7 उसकी अपनी जॉब स्टैंडर्ड जब आपको मिलेंगे ना, ठीक है, आप एग्जांपल्स भी होती हैं अपेंडिक्स में, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने अपनी अपेंडिक्स वाली एग्जांपल के अंदर जिस चीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे माइनस किया है, हमने भी उस चीज को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एंड पे माइनस कर लिया है, और स्टैंडर्ड ने अपनी ओरिजिनल एग्जांपल में जिस चीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेकर गया हुआ है, इन दोनों में से हम भी उस चीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। ये लिखने के बाद कि स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है, ICAP ने ये लिखा हुआ है कि हमने फिर इस किताब के अंदर इस तरह से किया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई दोनों तरह से ही सही है। हम न्यूमेरिकल सवाल करते हुए तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, लेकिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन करना आपके साथ जरूरी था, ताकि MCQs के अंदर आप थोड़ा सा मोहतात रहें, ठीक है। चलो अब ये पढ़ के देखते हैं कि क्या लिखता है ICAP। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर नहीं लिख रहे होते, लेकिन उसका पार्ट इसलिए बनाते हैं कि ऑपरेशंस की वजह से ही ये प्रॉफिट्स पड़ रहे होते हैं, तो वो तो वहीं रहेगा, वो तो वैसे ही इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं जा सकता, ठीक है, वो वहीं पे रहना चाहिए। ओके, अच्छा ये देखो जी, IS 7 अलाउज सम वेरिएशंस इन द वे दैट कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आर प्रेजेंटेड। IS 7 जो है वो ऑप्शन देता है, ठीक है ना। IS 7 allows some variation in the way that interest and dividend are presented in cash flow, ठीक है जी। अच्छा, अब इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर लें तो वो कहता है IS 7 states that there is no consensus about, कि अभी कोई जी हम बिल्कुल एक बात नहीं करते। IS 7 कहता है that there is no consensus about how to treat interest payment by an entity अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक। इसको तो मिटा ही दो ना। अदर देन वैसे क्यों, अदर देन क्यों कह रहा है वो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कह रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कह रहा है अदर देन। देखें जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को तो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो काम ही क्या है, लोन्स देना और इंटरेस्ट कमाना, ठीक है ना। तो उनका तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, उल्टा उसकी बात नहीं कर रहे, ना ही वो हमारे सिलेबस में है। वो आप फाइनल के अंदर जाके ना, ये CFAP के बाद, ये कैफ के बाद CFAP में जाके आप स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स वगैरह पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटिंग में, ठीक है, एडवांस रिपोर्टिंग में। फिलहाल तो इतनी बात सिर्फ याद रखो। एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी, प्लीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी क्लासिफाइड एज आइदर, चलो ये पढ़ लो यहाँ से। कहता है IS 7 स्टेट्स दैट देयर इज नो कंसेंसस अबाउट हाउ टू ट्रीट इंटरेस्ट पेमेंट्स। वो कहता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में बी क्लासिफाइड एज आइदर एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिकॉज दे आर डिडक्टेड व्हेन कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, या अ फाइनेंसिंग कैश फ्लो बिकॉज दे आर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंस। बस ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दिए। अब ICAP ने आगे अपनी बात बताई। क्या कहता है, इन एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन अपेंडिक्स ऑफ, इन एग्जाम्पल्स ऑफ अपेंडिक्स ऑफ IS 7, यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड की जो एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं, इंटरेस्ट पेड इज शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम विद इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस अप्रोच इज देयरफॉर यूज्ड हियर। कहता है कि असल स्टैंडर्ड ने क्या किया है कि इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे माइनस करके शो किया है, इसलिए हमने भी इसी को ही यूज किया है, ठीक है। इसका मतलब ICAP के सॉल्यूशंस में आपको या MCQs में आपको इंटरेस्ट कहां नजर आया करेगा। तो अगर कभी MCQs में वो आपसे पूछ ले कि इंटरेस्ट पेड कहां नजर आएगा, तो आपने उसे क्या कहना है, उसका ऑप्शन क्या लेना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड। IS 7 अलाउज डिविडेंड पेमेंट्स टू बी ट्रीटेड एज आइदर अ फाइनेंसिंग कैश फ्लो बिकॉज दे आर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और a component of cash flow from operating activities। अगेन ऑप्शन आ गया। अब आगे ICAP क्या कहता है, इन एग्जाम्पल्स ऑफ अपेंडिक्स टू IS 7 डिविडेंड पेड आर शोन एज अ लाइन आइटम विद इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देयरफॉर दिस अप्रोच इज यूज्ड हियर, ठीक है। तो कहता है, अब समझ आ गई कि ICAP क्या कह रहा है कि वैसे तो ऑप्शन है इंटरेस्ट को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करो या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। डिविडेंड को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे माइनस करो या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करो। लेकिन चूंकि
IAS 7 ने अपनी अपेंडिक्स वाली एग्जांपल में, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में एग्जांपल है, उसके अंदर उसने इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखा हुआ है, तो हमने भी यहां पे उसको वहीं पे रख लिया है। और उसने डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखा हुआ है, तो हम भी इसको फाइनेंसिंग में रख देते हैं। ठीक है ना। अब मैं शुरू में ये बात बताता नहीं हूं, शुरू में तो वैसे समझ नहीं आती, ऊंट को रिक्शे में बिठाना पड़ रहा होता है कैश फ्लो समझाते हुए। ठीक है। और फिर जब वो पक्का हो जाता है तो मैं इसको छेड़ा नहीं करता, मैं एंड पे ऐसे ही बता दिया करता हूं कि MCQ न्यूमेरिकल सवाल में आपने हमेशा क्या करना है, न्यूमेरिकल सवाल में आपने, फॉर्मेट किधर गया, ये न्यूमेरिकल सवाल में आपने हमेशा इनको इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है। ठीक है। लेकिन MCQs में ऑपरेटिंग इंटरेस्ट पेड को लिया करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, अगर वो पूछ लेता है ना कहां आएगा, ठीक है, और डिविडेंड पेड को कहां लोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसका ध्यान रखोगे। इसको लिख भी लेते हैं आप, इधर लिख भी लेते हैं आप, ऐसी बातों को ना फौरन लिख लेते हैं। ठीक है। कि फॉर MCQs इंटरेस्ट पेड को कहां लिया करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी। और डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग। वो ICAP की किताब की इस बात को अब पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, वो जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। बस इतनी सी बात आपने लिखनी है भाई फॉर MCQs, बाकी तो सिर्फ जबानी जबानी बातें थी, मैं समझाता गया बस। चार आउट हो गए, 4.25 हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल है। अच्छा जी, 30 किलो। तुम लोगों को, औरों को भी तो देनी है। नहीं नहीं, क्या बात है, जिंदाबाद हो जाएगा। अच्छा जी सुने, सारी इसकी होगी, जैसे ये कहेगा वैसे ही। तो पीर साहब है मेरे। जब तक तुम टेस्ट दे ना लो, अभी चले जाना। जी MCQ नंबर 19 जरा देखें। अच्छा चलें, एक काम करें, ठीक है, टेस्ट है आज माना, वैसे भी मेरा जूम सेशन है, कल कोई नहीं होना, परसों नहीं होना, 5 बजे तक पढ़ेंगे फिर। ठीक है। अभी बस ये करना है, मैंने ग्रेचुटी को 2 मिनट दे दो बस, ग्रेचुटी वाली बात करनी है और सिंध रोबोटिक्स के अंदर डिस्कशन करनी है। आपने यहाँ से लाजमी जो MCQs करके आने हैं वो 19 और 20 हैं। ठीक है जी। कर लेना फिर 37, 38, 13, 37 और 39 भी ये लाजमी कर लेना। उसके अलावा जिनमें आपको मसला हो वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये लाजमी करने का ये नहीं बाकी ना करें, बाकी भी अब आप कर सकते हैं। और वो जो मसला था ना, जो आपकी और ICAP की इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, वो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। आप जरा जल्दी से जाले वाले सवाल पे आए 1 मिनट के लिए, बस 5-7 मिनट दे दें अब मुझे। ये जाले वाले सवाल में मैंने एक चीज ऐड कर दी थी जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, शायद क्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जज्बात में आके ICAP ऐसी चीज डाल देता है, ग्रेचुटी। ठीक है।
और इसकी एडजस्टमेंट भी यहां पे होनी थी, कहां गई ये एडजस्टमेंट एफ, प्रोविजन फॉर, जी बेटा क्या बेटा बात कही, अच्छा ग्रेचुटी की और तो कहीं पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, बस यही है, चलो अच्छा जी। अब तीन अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी ट्रीटमेंट 100% सेम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ग्रेचुटी एक्सपेंस, ये ना भागदौड़ चलेगी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों में, ठीक है ना, उससे परेशान नहीं होना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बस लग रहा था साहब यार ये भी बात कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये टेस्ट करे, तो ऐसी बातें हो रही होती हैं, बस उनको आप लेते रहा करें, ठीक है ना। कैश फ्लो तैयार है आपका, लेकिन अब एक छोटी सी बात ज़हन में है तो बस ठीक है कर लूँगा मैं भी इस तरह से, ये रिवीजन चल रही होती है बेसिकली, ठीक है। और तीसरी चीज़ है जी वारंटी एक्सपेंस। ग्रेचुटी और वारंटी FAR 2 के अंदर तो आया करता था कैश फ्लो के अंदर, आपके पास आए है तो मुश्किल, लेकिन हो सकता है आ जाए। तो जब इतनी आसान बात है कि 100% सेम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसा है, तो फिर हम क्यों ना इसको अपने पास पक्का पक्का रख लें, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रीपेड तो कभी हो नहीं सकता, पेएबल ही होता है, ठीक है। मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे ओपनिंग 5 है, एक्सपेंस जो है वो लेट से 22 है, क्लोजिंग जो है मिसाल के तौर पे 7 है, तो कैश कितना पेड है, बैलेंसिंग कर लेते हैं कितना 20, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्टिंग पॉइंट PBT, पहला स्टेप एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, ठीक है जी। उसके बाद चलते 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 नीचे जाके लेस लेस लेस, ठीक है जी। चलो 2 लेस लिख लेते हैं जो पहले यूज नहीं, जो इस सवाल में यूज नहीं करने, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड, ऐसे ही करते हो ना। अच्छा अब इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट है, क्या सीखा हुआ है आपने, क्या सीखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेंगे ऐड और इंटरेस्ट पेड को करेंगे लेस, ऐसे ही है। प्रॉफिट तक आते आते हम कहते हैं जी इंटरेस्ट क्या हो चुका है, लेस हो चुका है, तो इसको क्या कर दें ऐड, तो हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, और नीचे जाके लेस कर देते हैं इंटरेस्ट पेड, ठीक है जी। एक्सपेंस कितना है जी 22 और पेड 20, ये है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। अब मैंने आपसे कहा कि 100% सेम ट्रीटमेंट है ग्रेचुटी और वारंटी का भी, तो इसलिए बता दिया ना कि अगर गलती से परिचय में आ जाए तो आप कर लो। जैसे ग्रेचुटी का इस सवाल के अंदर ग्रेचुटी की एडजस्टमेंट आ गई 27 पॉइंट लाइबिलिटीज में, 27.5 बैलेंस शीट में ओपनिंग और 38.6 क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है जी 27.5, क्लोजिंग कितना है 38.6। फिर सवाल ने यहां पे बताया प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये फॉर द ईयर एक्सपेंस है, प्रोविजन अंदाजा ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर, ओपनिंग क्लोजिंग तो उसने दिया हुआ है ना, तो ये प्रोविजन है, पेड नहीं है, प्रोविजन अंदाजा लगाया कितना जी 15.5, तो ये क्या है ग्रेचुटी एक्सपेंस, क्या है जी ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना जी 15.5, तो बैलेंसिंग फिगर कैश कितनी आ गई 4.4। अब उसूल वही, कैश पेड नीचे माइनस कर देना, 100% सेम रखना, ठीक है, और ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऊपर ऐड बैक, ये देखो प्लस ग्रेचुटी एक्सपेंस, क्योंकि प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये माइनस हो चुका होगा, तो क्या कर दोगे ऐड, ठीक है, और नीचे जाकर लेस कर दोगे ग्रेचुटी पेड, ठीक है जी 4 पॉइंट। अब इतनी सी बात पता हो, पर्चे में फायदा हो जाएगा ना,
बिल्कुल ऐसे ही 100% जी। बेटा वो वजह ये है कि ये मेथड है ना, ये मेथड डायरेक्ट है, मैंने अभी फॉर्मेट इनडायरेक्ट का बनाया हुआ है, मैं बताता हूं डायरेक्ट के अंदर क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वारंटी है, अब इसमें मिसाल ले लें, ब्रॉड डाउन मिसाल के तौर पे 2 रुपये है। वारंटी एक्सपेंस, ये एक अंदाजे की बुनियाद पे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं कि इतने मोबाइल जो इस दफ़ा बेचे हैं इसमें से इतने रुपए के सही होने आएंगे, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे ये 12 रुपये और क्लोजिंग जो है वो 3 रुपये है, तो कैश कितना आ गया 11। अब ये सवाल के अंदर डाटा गिवन होगा ना भाई, ठीक है, एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे तो वारंटी एक्सपेंस ऐड बैक कर लोगे और वारंटी पेड को लेस, 100% सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, प्लस वारंटी एक्सपेंस 12। जी जी, अंदाज़ा ही होता है, बेसिस को और हो सकती हैं, क्लोजिंग डेटर्स पे नहीं होती, अक्सर सेल की परसेंटेज होती है। आई एस 37 पढ़ना है FAR 2 में जाके, आपने नहीं करवा सकता आपसे क्योंकि IS 37 के अंदर है इसकी कैलकुलेशन ना, ठीक है, और वो है FAR 2 के सिलेबस में। बहरहाल खुदा ना खास्ता गलती से वो ये फिगर्स दे जाए, चलो पता तो पेड 11, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो 100% सेम ट्रीटमेंट आ गया। अच्छा, अब ये तो है डायरेक्ट मेथड, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो उसमें मैक्सिमम क्या मसला हो सकता है, ये जो इंटरेस्ट तो अलग पड़ा होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन ये ग्रेचुटी एक्सपेंस या वारंटी एक्सपेंस खुदा ना खास्ता कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में छुपे पड़े हों या एडमिन में छुपे पड़े हों या कॉस्ट ऑफ सेल में छुपे पड़े हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब इस सवाल के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। इस सवाल के अंदर ये जो ग्रेचुटी एक्सपेंस है ये फेस पे नजर नहीं आ रहा था, तो फिर यही अज्यूम करना था हमने कि ये एक्सपेंसेस में छुपा पड़ा होगा। कौन से एक्सपेंसेस में, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो वो जो एक्सपेंस का लेजरा बन रहा था उसके अंदर जहां पे आपने डेप्रीसिएशन को माइनस किया था, जहां पे आपने कोई लॉस ऑन डिस्पोजल उसको माइनस किया होगा, जहां पे आप इंपेयरमेंट को माइनस कर दोगे, जैसे वो हमने किया था एक और सवाल संडे वाला, ठीक है, वहीं पर आपको ये ग्रेचुटी या वारंटी भी माइनस कर। ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है वो आपके सामने, और इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है वो आपके पास सोल्यूशन में हुआ पड़ा है, ठीक है। कोई गल नहीं यार, मैं उल्टा करता हूं, समझ सीधा आ गया ना, ठीक है। इस टाइम जेडे हालत मेरी हुई होंगी है तो ठीक है, कोई गल नहीं। अच्छा सुनो, एक और बात, मर्दान सॉफ्टवेयर में कोई सवाल, वो सिंध रोबोटिक्स में कोई सवाल किए हैं? ये नीचे ऊपर भी लेजर था, वो तो पुराना है, और ये पहले के बने हुए हैं। चलिए ठीक है, 4:30 हो गए, अब आप जाएं टेस्ट रूम में, बाकी बातें कल इंशाल्लाह जो रह गई हैं, ठीक है। होमवर्क लाजमी करके आना। अल्लाह हाफिज।